देखिए, आपका एविडेंस में धारा 24 बताई जा रही थी भाई। यानी कि आपका और भूमिका आपका बता दी गई थी 24 की। इसमें थोड़ा दो चार टेक्निकल पॉइंट है, वही अच्छे से जानना है। हटाइए तो यार। देखिए, आपका धारा 24 में ये बताया गया है कि उत्प्रेरणा वचन धमकी, ये तीन शब्द हैं। अगर इसका प्रयोग करके कन्फेशन कराया गया है, यानी कि अपराध किसी अभियुक्त को उस माने किसी अभियुक्त से संस्वीकृति प्राप्त की गई है, यानी कि कन्फेशन कराया गया है, अर्थात अपराध स्वीकार करवाया गया है, तो ऐसी दशा में आपका वह संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध इरिलेवेंट होगी या विसंगत होगी। तो जो पहला क्वेश्चन आपका बनता है, एकदम बेयर एक्ट की भाषा पकड़ना है कि उत्प्रेरणा वचन धमकी द्वारा कराई गई संस्कृति का क्या प्रभाव होगा। दे देगा सुसंगत होगी, यानी कि रेलेवेंट। फिर दे देगा इरिलेवेंट, यानी कि विसंगत होगी। फिर दे देगा ग्राह्य होगी, अग्राह्य होगी। तो भाई जो बेयर एक्ट में भाषा लिखी गई है कि विसंगत होगी, वही मारना है। ये ऐसा क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो पहली वरीयता मैं लगातार बता रहा हूँ कि जब भी आपका क्वेश्चन आए तो भाई किसको देनी है। आपका कह सकते हैं कि आपका बेयर एक्ट की भाषा को। और भी चीजें तमाम बताई गई थी, फिर एक बार दोहरा दिया जाए कि उत्प्रेरणा वचन धमकी द्वारा अगर कन्फेशन कराया जाता है तो सेक्शन 24 में वह इरेलेवेंट होगा, विसंगत होगा, यानी कि साक्ष्य में उसका प्रयोग अभियुक्त के खिलाफ नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन 24 में जितनी आवश्यक बातें हम बताएंगे, ये बातें एक्यूज या अभियुक्त को न्यायालय में प्रूफ करनी पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन लोग अच्छा उठाए थे कि अभियुक्त को ये बात साबित करनी पड़ेगी, तो आखिर एविडेंस की धारा 101 से लेकर और 114 ए तक में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, सबूत का भार है, इसमें से किस धारा में ये बातें अभियुक्त को साबित करनी पड़ेंगी, ये किस सेक्शन में बताया गया है। तो जो कन्फेशन होता है वह एक स्पेसिफिक फैक्ट होता है, विशिष्ट तथ्य होता है, और ये जाएगा मामला सेक्शन 103 में। उसको लिख लीजिए भाई, नोट्स में है नहीं। ये जो पॉइंट उठा था आपका नोट्स में है नहीं, उसको लिख लीजिए। संस्वीकृति धारा 24 में जो नोट्स आपको मिला है उसी पर अलग से लिखिएगा। संस्वीकृति एक विशिष्ट तथ्य होती है। संस्वीकृति एक विशिष्ट तथ्य होती है तथा सेक्शन 103 के तहत इसे अभियुक्त को माने सेक्शन 103 के तहत अभियुक्त या अभियोजन दोनों पर सबूत का भार होता है। देखिए, आपका अभियोजन कहेगा कि ये स्वैच्छिक है, माने पूरा केवल 24 में नहीं लिखवाया जा रहा है। आपका 24 से जो 30 सेक्शन है ये पूरा हम लिखवा रहे हैं, यानी कि आपका 24 से सबूत का भार अभियुक्त तथा अभियोजन दोनों पर होता है। फिर एक बार इसको कंसेप्ट बनाइए। अगर अभियुक्त चाहता है कि जो हमने कन्फेशन किया है वह साक्ष्य में मान्य न हो, तो अभियुक्त साबित करे इस बात को, और अभियोजन चाहता है कि अभियुक्त द्वारा किया गया कन्फेशन स्वैच्छिक इत्यादि है, तो इस बात को कौन साबित करेगा? अभियोजन।
अब कौन चाहता है ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर पूछे कि कन्फेशन कैसा तथ्य है, तो 103 में आपका कैसा तथ्य है, स्पेसिफिक फैक्ट है। और धारा 24 के तहत चूंकि सबूत का भार अभियुक्त पर होता है, अतः ये जिम्मेदारी 103 के तहत एक्यूज्ड पर होगी कि वह अपना मामला सेक्शन 24 में सेट करे। इसके बाद आपका बताया गया था कि 24 का अपवाद पूछी जाती हैं तो सेक्शन 28 है, और बताया भी गया था, फिर एक बार दोहरा दिया जाए ताकि आपका स्मृति ताज़ा हो जाए। तो 159 एविडेंस के तहत, और तब आपका कह सकते हैं कि आगे बताया जाए। अगर न्यायालय की राय में उत्प्रेरणा वचन या धमकी का प्रभाव जो अभियुक्त के मन पर पड़ा था वह पूरी तरह दूर हो गया, और दूर होने के बाद यानी कि हट जाने के बाद अभियुक्त ने अपना अपराध एक्सेप्ट किया है, स्वीकार कर लिया है, तो ये कन्फेशन रेलेवेंट होगा, यानी कि ये संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत होगी। ये किस सेक्शन में आएगा? 28। तो 28 आपका समाप्त हो गया, इतना ही पढ़ना था। 24 का क्या हो गया? अपवाद। और भी धाराएं 24 का अपवाद है सेक्शन, वह आपका सीआरपीसी में जाना पड़ेगा। और 316 में आइए, 316 सीआरपीसी क्या कहती है कि सामान्य नियम यह है कि उत्प्रेरणा वचन धमकी द्वारा कराई गई संस्वीकृति विसंगत होती हैं, लेकिन दो धाराएं ऐसी सीआरपीसी की हैं कि जहां अगर उत्प्रेरणा वचन धमकी द्वारा संस्वीकृति कराई जाती है तो वह सुसंगत होगी, वैध होगी, सही होगी। और वह दो धाराएं मैं बताया था, 306 और 307। ये हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से सीआरपीसी की धारा 316 में लिखा गया है। तो जो ए कॉम्प्लेक्स होता है, या जो इकबाली साक्षी होता है, या जो सरकारी गवाह कहिए होता है, जो राज साक्षी होता है, या क्षमा माप गवाह होता है, उसके बारे में प्रावधान एविडेंस में भी किया गया है 133 में और 114 के दृष्टांत बी में। तो आगे डिटेल में आपका बताया जाएगा, यानी कि किसको उत्प्रेरणा वचन धमकी दी गई है और कन्फेशन कराया गया है, तो वह कन्फेशन रेलेवेंट होगा, सुसंगत होगा, यानी कि अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग किया जाएगा। तो वह एक ही व्यक्ति है, ए कॉम्प्लेक्स, यानी कि इकबाली साक्षी या सह अपराधी। ये हम फिर एक बार बता दें, ये जो सेक्शन में बताया गया है ये सीआरपीसी के सेक्शन 316 में नियम भी हैं, और उसी में आप देखिएगा तो दो धाराएं किस रूप में वर्णित हैं? अपवाद। तो कौन कौन सी धाराएं अपवाद के रूप में वर्णित हैं? 306 सीआरपीसी और 307। तो 306 और 7 में क्या होता है? तो जो इकबाली साक्षी होता है उसे क्षमादान देकर और उसका बयान लिया जाता है। तो आगे सीआरपीसी में बताया जाएगा। अगला पॉइंट आइए भाई, अगर अभियुक्त चाहता है, बैठिए हो, 3 लोग बैठिए, अगर अभियुक्त चाहता है कि उसका मामला सेक्शन 24 में आ जाए और उसके द्वारा किया गया कन्फेशन इरेलेवेंट हो जाए, तो अभियुक्त को निम्नलिखित बातें साबित करनी पड़ेंगी। अर्थात इसी को कहा जाता है आपका कि धारा 24 के आवश्यक तथ्य। अब क्या क्या बातें साबित करनी पड़ेंगी, अब वहीं एक एक बातें हम बता रहे हैं डिटेल में, और इसी में 3-4 केस भी आपको याद रखना पड़ेगा। पहला बात ये साबित करनी पड़ेगी कि जो हमने कथन किया है
वह कन्फेशन की कैटेगरी में आता है। न्यायालय में ये बताना पड़ेगा। तो पहली बात आ जाइए, यानी कि पहली बात अभियुक्त द्वारा न्यायालय में ये साबित करनी पड़ेगी कि जो मेरा स्टेटमेंट है वह कन्फेशन की कैटेगरी में आता है। फिर एक बार कन्फेशन देखिए, कन्फेशन को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। सर्वप्रथम स्टीफेन ने स्वीकृति की परिभाषा के आधार पर संस्वीकृति को परिभाषित किया, लेकिन पाकला नारायण स्वामी के वाद में इनकी परिभाषा को अमान्य किया गया और लॉर्ड एटकिन ने एक नई परिभाषा दी। तो क्या परिभाषा दी, फिर याद रखिए, या तो किसी अभियुक्त द्वारा अपने द्वारा किए गए अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया हो, या कम से कम इतनी बातों को एक्सेप्ट किया गया हो जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो, यानी कि स्पष्ट हो कि इसी ने यह अपराध किया। अगर उसकी बातों से केवल इंडिकेशन मिलता है, केवल अनुमान इंगित होता है, तो क्या वह कन्फेशन माना जाएगा कि नहीं? नहीं माना जाएगा। अनुमान नहीं बल्कि एकदम क्या हो, क्लियर। भाई ये परिभाषा याद रखिएगा। तो पहली शर्त ये रही कि अभियुक्त ये साबित करे कि हमने जो स्टेटमेंट दिया है वह आपका संस्वीकृति की कैटेगरी में आता है। दूसरी बात अभियुक्त को साबित ये करनी पड़ेगी कि उसने जो कन्फेशन किया था वह एक्यूज्ड बनने के बाद किया था, अर्थात जब परिवाद में या एफआईआर में उसका नाम आ गया था उसके बाद उसने अपना अपराध क्या किया है, स्वीकार। यानी कि कब कन्फेशन किया हो, अभियुक्त बनने के पहले कि एक्यूज्ड बनने के बाद किया हो, तो अभियुक्त बनने के बाद। तीसरा उसे बताना ये पड़ेगा कि जो उसने कथन किया है वह स्वेच्छा से नहीं किया है। तो स्वेच्छा से नहीं किया है तो किया कैसे है? वह जो स्टेटमेंट दिया है या तो उसे उत्प्रेरणा दिया गया, या धमकी दी गई, या वचन दिया गया। अब यहाँ समस्या ये आई कि आखिर उत्प्रेरणा, वचन और धमकी का यहाँ मतलब क्या हुआ, और इसी में आपका केस पूछा जाता है। देखिए भाई, आपका उत्प्रेरणा का मतलब ये हुआ कि उसे उकसा दिया गया, फुसला दिया गया, या उसे उत्प्रेरित किया गया। इसका मतलब ये हुआ प्रेरित किया गया। अब प्रेरित का मतलब जैसे ए है और बी को उकसा दे रहा है कि यही अच्छा मौका है, और इसी यही अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तुम अपने द्वारा किए गए अपराध को क्या कर लो, स्वीकार कर लो। या दूसरी बात, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? यानी कि कुल मिलाकर जो आप लोग दुष्प्रेरण पढ़ते हैं आईपीसी में, तो उत्प्रेरणा मतलब कि उकसा देना कि कर लो कर लो कर लो, अपना अपराध स्वीकार। धमकी वाला क्वेश्चन बनता है। धमकी मतलब थ्रेट, यानी कि भयभीत कर दिया गया है। यहाँ से आपका देखिए, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है भाई। आपका धमकी वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बनता है, और इसमें ये बताया गया कि दो तीन आपका उदाहरण भी बना है। और उदाहरण पहला पॉइंट ये बना है कि ए बी से कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार कर लो। या दूसरा ये कह सकता है कि अगर स्वीकार नहीं करते तो इसका प्रभाव क्या होगा, बहुत बुरा होगा। तीसरा ये कह सकता है कि अगर अपना अपराध स्वीकार नहीं करते तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा।
धमकी थोड़ा भाई आपका फिर हम बता दें, समस्यात्मक क्वेश्चन यहाँ से आया है। ए बी से कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो। तो क्या ये धमकी माना जाएगा कि नहीं, यही आपका क्वेश्चन बना है। और आपका जवाब रहेगा कि धमकी माना जाएगा। अब इसमें ये है कि आपका जो धमकी दी गई, अब आइए तीसरा जो आपका शब्द है वचन देना। तो वचन का मतलब होता है आपका वादा करना, यानी कि अभियुक्त से कुछ वादा किया गया है, यानी कि लालीपाप कहा जाता है जिसे, आसान भाषा में कि लालीपाप दिया गया। अब लालीपाप दो तीन दिखाइए। जैसे कि ए ने बी से ये कहा, माने बी अभियुक्त है, कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो और मेरी पहुंच न्यायालय में भी है या पुलिस के भी पास है, मैं तुम्हें निश्चित छुड़वा दूंगा। तुम चिंता न करना, बस अपना अपराध क्या कर लो, स्वीकार। तो बताइए वादा किया गया है कि नहीं कि हम छुड़वा लेंगे, वादा किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अब ये है कि जो वादा किया गया है या जो धमकी दी गई है या जो उत्प्रेरणा दी गई है, यह किस नेचर की होनी चाहिए, अर्थात अभियुक्त को आपका इससे क्या अनुमान मिलना चाहिए। तो ये तो लास्ट पॉइंट है, लेकिन अभी आपका ऐड किया जा रहा है। अभियुक्त को ये अनुमान मिलना चाहिए कि अगर हम अपराध अपना स्वीकार कर लेंगे तो जो ऐहिक रूप से हमें कुछ फायदा होगा या ऐहिक रूप से किसी बुराई कोई बुराई दूर हो जाएगी। यही क्वेश्चन ज़्यादा अटैक किया है, ज़्यादा लोग यही आपका गलत करके आते हैं। आपका ऐहिक का मतलब ये हुआ भौतिक, भौतिक का मतलब सांसारिक, सांसारिक मतलब लौकिक, लौकिक मतलब ये हुआ दुनियादारी। तो बताइए अब फायदा दो प्रकार का होता है, या तो भौतिक या ऐहिक होता है, और एक फायदा आपका होता है जो आपका वह पारलौकिक होता है, आध्यात्मिक होता है, या आपका कह सकते हैं धार्मिक होता है, ऐहिक नहीं होता। तो अगर धार्मिक फायदा या पारलौकिक फायदा या आपका आध्यात्मिक फायदे का वचन देकर और अगर कन्फेशन कराया गया है तो वह कन्फेशन धारा 24 के बाहर जाएगा, और धारा 24 के बाहर जैसे ही जाएगा वह रिलेवेंट होगा, सुसंगत होगा। अब दो उदाहरण देखिए। ए बी से वादा करता है कि हमारी पहुंच न्यायालय में है, मैं तुम्हें कोर्ट से छुड़वा दूंगा, बस एक काम करो कि तुम अपने द्वारा किए गए अपराध को एक्सेप्ट कर लो। तो ये कैसा फायदा दिखाया गया है, ऐहिक या भौतिक या सांसारिक। और सांसारिक फायदा दिखाकर कराई गई संस्कृति धारा 24 में विसंगत होगी, साक्ष्य में प्रयोग अभियुक्त के खिलाफ नहीं की जाएगी। अब दूसरा उदाहरण देखिए। ये मान लीजिए गुरु है, चेला से कहता है कि यही अच्छा मौका है, तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो और मैं तुम्हें इतनी शिक्षा दे दूंगा कि तुम सीधे सशरीर स्वर्ग में पहुंच जाओगे, भगवान तुम पर कृपा बरसाएंगे, या जो बुराई किए हो उसका अंत हो जाएगा। यानी कि तुम्हें आध्यात्मिक रूप से या तो कोई फायदा होगा, यानी कि स्वर्ग में जाओगे, या जो तुम बुराई किए हो उसका परिवर्जन होगा, परिवर्जन मतलब उसका निवारण होगा, निवारण मतलब वह बुराई क्या होगी, दूर। यानी कि तुम अपराध किए हो, तुम अगर अपना अपराध स्वीकार कर लेते हो, भगवान के पास जाओगे तो भगवान इस बुराई को क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। अगर ऐसी वचनों द्वारा
कन्फेशन कराया गया है तो वह सुसंगत होगा, रेलेवेंट होगा, अर्थात अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि धारा 24 ऐहिक या सांसारिक फायदे की बात करती है, आध्यात्मिक नहीं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, न समझ में आया हो तो भाई फिर बताया जाए, लेकिन गलत न हो किसी भी हाल में। मैं बता दूं, ऐहिक आ जाए और आपका कभी काल 4 ऑप्शन देता है, उसमें कौन सही नहीं है तो उसमें भी पकड़ना है। जैसे ही आध्यात्मिक या धार्मिक या पारलौकिक आए तो वहीं धारा 24 में सही नहीं। अब अगला देखा जाए, ये जो उत्प्रेरणा वचन और धमकी दी गई है यह आरोप के बारे में हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आरोप के बारे में मतलब ये हुआ कि जो अभियुक्त पर आरोप या इल्जाम लगाया गया है उसी से रिलेटेड ये उत्प्रेरणा वचन या धमकी होनी चाहिए। अगर उत्प्रेरणा वचन या धमकी किन्हीं अन्य बातों से रिलेटेड थी, आरोप से उसका कोई संबंध नहीं था, तो ऐसी दशा में वह कन्फेशन रेलेवेंट होगा, सुसंगत होगा। यहाँ भी आपका क्वेश्चन बना है, ए बी से कहता है कि अगर तुम अपना अपराध स्वीकार नहीं करोगे तो इस जाति से निकाल दिए जाओगे। अब समस्या ये आई कि अभियुक्त पर जो इल्जाम अपराध का है और जाति दूसरा हो गया, तो जाति से निकालने की धमकी देना आरोप से कोई मतलब ही नहीं है। जाति से निकालना अलग और जो अभियुक्त पर इल्जाम लगा है अलग। अतः जाति से निकालने की धमकी देकर कराई गई संस्वीकृति सेक्शन 24 में रेलेवेंट होगी, सुसंगत होगी। क्यों होगी? तो आपका ये जवाब रहेगा कि इसका जो अभियुक्त पर इल्जाम है उससे कोई मतलब नहीं है। ये केस याद रखना, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। जात से निकालने की धमकी देना, केस देखिए नोट्स में है। रितु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस है। इम्प्रेस बनाम मोहनलाल का केस है। यानी कि 2 केस आपको याद रखना है। पहला आपका रितु वर्सेज आपका उत्तर प्रदेश राज्य का केस है और दूसरा इम्प्रेस बनाम मोहनलाल का। दोनों में यही कहा गया कि जाति से निकालने की धमकी देना क्या आपका उत्प्रेरणा माना जाएगा कि नहीं? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जाति अलग और इल्जाम अलग। भाई सतर्क रहना, थोड़ा कठिन है ये। अगला देखिए आपका आर बनाम जारविस का केस है और इस केस को मैं बता ही दिया हूँ। और इसमें ये कहा गया था, ये भी कोटेशन आ चुका है कि अच्छा यही होगा कि तुम सत्य बता दो। यानी कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम सत्य क्या करो, बता दो। या दूसरी भाषा में तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो। अब तुरंत दिमाग आपको पकड़ना है कि क्या इसमें धमकी के तत्व पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। नोट्स में है भाई, आपका केस है आर बनाम जारविस का केस है। वहीं रितु के बाद ही केस है, मोहनलाल के बाद। नोट्स में ये भी आपका क्वेश्चन बन चुका है। अगला देखिए, जो ये उत्प्रेरणा वचन और धमकी दी जा रही है यह किसी अथॉरिटीवान पर्सन द्वारा दी गई हो, अर्थात किसी प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा दी गई हो। फिर एक बार देखिए, उत्प्रेरणा वचन जो धमकी अभियुक्त को दी गई है वह किसके द्वारा दी गई हो, तो आपका किसी प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा दी गई हो। अब यहाँ भी आपका इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और प्री में भी आपका पूछ सकता है कि जो प्राधिकारवान व्यक्ति होते हैं वह कौन होते हैं। तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। यहाँ प्राधिकारवान व्यक्ति की परिभाषा
एविडेंस में नहीं दी गई हैं, न ही धारा 24 में दी गई हैं। तो प्राधिकारवान व्यक्ति कौन होगा? तो ऐसा व्यक्ति प्राधिकारवान व्यक्ति होगा जो अभियुक्त पर कुछ न कुछ प्रभाव डाल सके, अभियुक्त पर कुछ न कुछ हैसियत रखता हो, स्तर रखता हो, स्टेटस रखता हो। अर्थात जिस व्यक्ति के बारे में अभियुक्त ये अनुमान लगा सके कि यह व्यक्ति मेरे मामले में कुछ न कुछ क्या डाल सकता है, प्रभाव। इसमें जो दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण है कि प्राधिकारवान व्यक्ति में कौन शामिल हैं, प्राइवेट व्यक्ति आते हैं कि सरकारी व्यक्ति आते हैं कि दोनों, तो इसमें दोनों शामिल हैं। ये पूछ सकता है कि प्राधिकारवान व्यक्ति में कौन शामिल हैं, प्राइवेट की सरकारी की दोनों, तो क्या मार कर आएंगे? दोनों। अब 7-8 उदाहरण देखना है। तो बताइए, गुरु और चेला, क्या गुरु चेले पर कुछ प्राधिकार रखता है कि नहीं? रखता है। तो अगर गुरु ने उत्प्रेरणा वचन धमकी देकर चेले से अपराध स्वीकार करवा लिया है तो 24 में आएगा कि नहीं आएगा? दूसरा, ये ग्राम प्रधान, क्या ग्राम प्रधान कुछ न कुछ प्राधिकार गांव वालों पर रखते हैं कि नहीं रखते हैं? ये सब कैसे व्यक्ति हम बता रहे हैं? प्राइवेट बता रहे हैं, अभी सरकारी अभी बताएंगे पहले प्राइवेट निपट जाए। ग्राम प्रधान हो गए, ग्राम पंचायत का सदस्य हो गए, पिता हो गए, माता हो गए, आपका मित्र हो गए, ये कुछ न कुछ अभियुक्त पर क्या रखते हैं? हैसियत या प्रभाव रखते हैं। इन्हें प्राधिकारवान व्यक्ति माना जाएगा। अब सरकारी में आ जाइए, ग्राम चौकीदार। तो ग्राम चौकीदार की नियुक्ति पुलिस अधिनियम की धारा 21 में की जाती है। तो क्या ग्राम चौकीदार आपका प्राधिकारवान व्यक्ति है कि नहीं है? पुलिस है कि नहीं है? पुलिस, जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं वह सब आपका मैं बता दूं प्राधिकारवान व्यक्ति हैं। पुलिस के अलावा डीएम हो गए, एडीएम हो गए, एसडीएम हो गए, लेखपाल हो गए, तहसीलदार हो गए, ये सभी लोग कैसे प्राधिकारी माने जाएंगे? प्राधिकारवान। तो जैसे तहसीलदार साहब आए, अभियुक्त खड़ा था और कहे कि अच्छा तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम अपना अपराध क्या कर लो, स्वीकार कर लो। तो बताइए इसमें धमकी के तत्व हैं कि नहीं हैं? तो ये कन्फेशन धारा 24 में क्या होगा? विसंगत। ये भाई याद रखिएगा, 4-5 उदाहरण भी पूछा जाता है। जैसे कि इस समय पकौड़ा और छोला का ज़्यादा चर्चा चल रहा है। तो जैसे एक मित्र ने दूसरे से कहा कि अच्छा यही होगा कि तुम इस स्टॉल पर हमें पकौड़ा क्या करो, खिला दो। तो धमकी दी गई है कि नहीं? दी गई है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा यही होगा कि आपका मिठाई खिला दो, समोसा खिला दो, नहीं खिलाओगे तो फिर उसके बाद क्या होगा? तुम जान जाओगे, यानी कि मार कर क्या करेंगे? हाथ पैर तोड़ देंगे। अब नहीं खिलाओगे तो कब खिलाओगे? यही अच्छा मौका है, तुम अपना अपराध क्या कर लो? स्वीकार कर लो। यानी कि आपका उदाहरण भी भाई पूछा जाता है, सतर्क रहिएगा उदाहरण पर। मैं फिर बता दूं, यहाँ आपका उदाहरण भी पूछा, एक वाक्य दे देगा और ये पूछेगा कि धारा 24 में आएगा कि नहीं। तो आप अपना भी दिमाग वहाँ कंपटीशन में लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं सब उदाहरण बता दिया, कुछ हो सकता है कि उदाहरण चेंज कर दे। लास्ट लाइन आई है इसकी, देखिए, जो अभियुक्त को ये अनुमान मिलना चाहिए, देखिए फिर मैं, अभियुक्त को ये अनुमान मिलना चाहिए कि जो उत्प्रेरणा वचन या धमकी दी गई है, अगर मैं अपनी द्वारा किए गए अपराध को एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो कोई ऐहिक, ऐहिक माने सांसारिक, कोई फायदा हमें हो जाएगा, बेनिफिट होगा, या कोई सांसारिक जो बुराई है उसका परिवर्जन हो जाएगा। परिवर्जन का मतलब न आए,
तो निवारण हो जाएगा, यानी कि वह बुराई क्या हो जाएगी, दूर। अब यहाँ फिर एक बार हम बता रहे हैं, बताए भी थे उदाहरण। आपका जो फायदा दिखाया गया हो वह ऐहिक होना चाहिए, दुनियादारी वाला, यानी कि भौतिक या लौकिक या सांसारिक। अगर यही फायदा आध्यात्मिक दिखाया गया हो, पारलौकिक दिखाया गया हो, धार्मिक फायदा दिखाया गया हो, और वह फायदा दिखाकर कन्फेशन कराया गया हो, तो ऐसी दशा में वह कन्फेशन मान्य होगा, क्योंकि धारा 24 के एरिया से कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो भाई दो उदाहरण मैं फिर एक एक उदाहरण बता रहा हूँ, सतर्क रहिएगा। कैसा फायदा दिखाया गया हो, ऐहिक की आपका धार्मिक, नहीं धार्मिक नहीं भाई, फिर धारा 24 के लिए आवश्यक है ऐहिक फायदा। अगर धार्मिक दिखाया जाए तो 24 से बाहर चला जाएगा, और बाहर जैसे ही जाएगा आपका वह कन्फेशन क्या होगा, सुसंगत। फिर एक उदाहरण देखिए, थोड़ा कठिन जरूर है, बार बार पूछा भी जा रहा है, फिर हम बता रहे हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हल्का सा भी संदेह हो तो आप बताइए, दोबारा बताया जाएगा। ये एक गुरु है, चेला से कहता है कि मेरी पहुंच पुलिस के पास है, तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो और मैं पुलिस से कह के तुम्हें क्या करूंगा, बचा लूंगा। तो ये वचन दिया गया है गुरु द्वारा, तो इसमें फायदा चेले को क्या होगा, आपका आध्यात्मिक होगा कि भौतिक, भौतिक भौतिक माने ऐहिक, वही कहा जाता है। तो ये कन्फेशन धारा 24 में आएगा और अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य में प्रयोग नहीं होगा। लेकिन तुरंत आपका नियम चेंज करना है। एक गुरु है और चेले को वचन देता है कि मैं इतनी शिक्षा दे दूंगा कि तुम सशरीर स्वर्ग में चले जाओगे, या जब जाओगे स्वर्ग में तो जो ये बुराई किए हो भगवान तुम्हारी बुराई क्या करेंगे, दूर कर देंगे। तो ये आपका ऐहिक फायदा नहीं दिखाया गया, कैसा दिखाया गया, आपका आध्यात्मिक या धार्मिक। और ये फायदा दिखाकर कराई गई संस्वीकृति सुसंगत होगी, अर्थात ये कन्फेशन अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में क्या किया जाएगा, प्रयोग। क्यों किया जाएगा, क्योंकि ये 24 में केवल और केवल क्या है, ऐहिक, धार्मिक या आध्यात्मिक की बात नहीं। भाई सतर्क रहिएगा, यहाँ से गलती 90% लोग करते हैं, यही उदाहरण से। और फिर हम बता दें, लास्ट लाइन में ये कहा गया है और लोग वही मिस करते हैं, वही आपको पॉइंट पकड़ना है। इस प्रकार आपका धारा 24 के अपवाद उपवाद सब पहले ही बता दिए गए हैं। अब आइए सेक्शन 25 की पहले भूमिका बांधी जाए और तब आपका इत्यादि बातें देखी जाए। और इसमें एक केस आता है, और जो रेलवे सुरक्षा बल का सदस्य हैं वही बार बार इंटरव्यू में भी पूछा जा रहा है। पहले तो भाई कुछ कॉन्सेप्ट बनाइए, ध्यान से देखिए। आपका सेक्शन 25 और 26, पहले आपका जो पहला शब्द आपका ये होना चाहिए कि जो बातें बेयर एक्ट में लिखी गई हैं, एक लाइन की ही बात है, पहले उसको कवर किया जाता है और उसके बाद इसका सैद्धांतिक आधार। फिर केस पूछा गया है, भाई बिहार और झारखंड में आपका केस पूछा गया है और उसमें आपका थोड़ा अंदर से पूछा गया है, और उसमें ये पूछा गया है कि पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति आपका क्यों विसंगत बनाई गई है, आपका इस बारे में पुराना नियम, ओल्ड रूल या ओल्ड आधार किस केस में प्रतिपादित किया गया और किस जज ने किया, तो हम बताएंगे आपका। दूसरा जो मॉडल बनता है कि भाई आपका पुलिस कौन कहलाएगी, पुलिस अफसर कौन कहलाएगा। तीसरा मॉडल जो बनता है
कि क्या धारा 25 का अपवाद है कि नहीं। चौथा मॉडल जो बनता है वह आपका बनता है जो रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का जो सदस्य हैं, क्या वह पुलिस अफसर धारा 25 में माना जाएगा कि नहीं। और नहीं माना जाएगा कोर्ट ने कहा, तो क्यों कहा ये हमें देखना है। क्योंकि वह पुलिस की शक्तियां नहीं रखता, आपका उसका कार्य केवल रेलवे की सुरक्षा करना है। न तो एफआईआर वह कर सकता है, न अन्वेषण कर सकता है, ये भी सतर्क रहना है। और सेक्शन 25 क्यों बनाई गई, आपका ये देखना है। अब एक एक करके शुरुआत किया जाए। पहले तो आपका बेयर एक्ट की भाषा देख लिया जाए आपका, और पहले शब्दों से तोड़ा जाए। पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति, अर्थात यदि किसी अभियुक्त द्वारा पुलिस ऑफिसर से अपना अपराध स्वीकार किया जाता है, तो वह कन्फेशन, वह संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध, पहला पॉइंट जो सतर्क रहना है। अब जो बेयर एक्ट में दिया है उसी पर वरीयता दीजिएगा। 4 ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। ग्राह्य होगी, दूसरा विसंगत होगी, तीसरा सुसंगत होगी, और चौथा अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकेगी। बताइए क्या मार कराएंगे भाई। बेयर एक्ट में क्या लिखा है, अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। अब सुसंगत विसंगत ग्राह्य पर न जाएगा पहले, फिर हम बता दें। सबसे पहले वरीयता मैं लगातार बता रहा हूँ आपको, ये भाई गलतियां क्षम्य नहीं है, कई राज्यों में आ चुका है। बस वही शब्द पकड़िए, एक लाइन की है परिभाषा है धारा 25 कि अगर किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति है और अपने द्वारा किए गए अपराध को पुलिस ऑफिसर से, माने पुलिस ऑफिसर से स्वीकार करता है, तो ऐसी संस्वीकृति जो पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई है, पुलिस ऑफिसर से की गई है, क्या अभियुक्त के विरुद्ध प्रूफ की जाएगी कि नहीं, प्रूफ नहीं की जाएगी। अगर ये क्वेश्चन रहे कि साबित नहीं की जाएगी, तब तो भाई ये मारिए। अगर ये ऑप्शन न रहे तब दूसरा खोजिएगा, और दूसरा खोजिएगा विसंगत होगी, इरेलेवेंट होगी। लेकिन फिर मैं सतर्कता बता रहा हूँ कि पहला ऑप्शन क्या खोजना है कि अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जा सकेगी कि नहीं, साबित नहीं की जाएगी। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए भाई, देखिए आपका कैसे कैसे क्वेश्चन बना है। कूलर बंद कर दीजिए थोड़ा देर, सेकेंड पीरियड में चला जाएगा। नहीं, पीछे वाला चलने, आगे वाला देखिए। दूसरा मॉडल देखिए, इसमें भी समय लगेगा 25, 26, 27, बस इसी में समय लगता है। क्योंकि 27 में भी मान के चलिए कम से कम एक लेक्चर तो लग ही जाएगा आपका। 26 में कम लगेगा क्योंकि न्यायिक संस्कृति हम बता चुके हैं, तो उसमें डिटेल में नहीं बताना है। लेकिन 25 का इतिहास भी थोड़ा देखना है, ध्यान से देखिए। 25 में आपका जो क्वेश्चन बना है कि देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बना है, तो शुरुआती दौर में फिर दो कॉन्सेप्ट बनाना है। पहला ये बन जाएगा कि अगर कोई अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में है और पुलिस से ही अपना अपराध स्वीकार करता है, तो वह किस सेक्शन में आएगा। तो पुलिस अभिरक्षा में है, पुलिस से अपना अपराध स्वीकार करता है, तो सेक्शन 25 में लाइएगा। और वह कन्फेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह कन्फेशन बेकार होगा, अभियुक्त के विरुद्ध आपका साबित या प्रूफ नहीं किया जाएगा, पहला नियम। दूसरा जो पूछा जाता है, एक अभियुक्त है, वह पुलिस अभिरक्षा में नहीं है,
पुलिस कस्टडी में नहीं है और पुलिस से अपना अपराध स्वीकार करता है, तो क्या धारा 25 अप्लाई होगी कि नहीं होगी। यानी कि कुल मिलाकर ये रहा कि चाहे अभियुक्त पुलिस कस्टडी में हो या पुलिस कस्टडी में न हो, किससे अपना अपराध स्वीकार किया है, पुलिस से, तो धारा 25 लागू होगी और दोनों कंडीशनों में वह कन्फेशन क्या होगा, सुसंगत होगा कि विसंगत होगा, विसंगत, अर्थात अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो तीसरा मॉडल बनाइए। अगर कोई अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में है और पुलिस अभिरक्षा में होते हुए पुलिस से कन्फेशन नहीं करता, आपका सहकैदी से कर देता है, चपरासी से कर देता है, कंडक्टर से कर देता है, पुलिस इलाज के लिए ले गई तो डॉक्टर से कर देता है, तो फिर सतर्क रहिए। अगर अभियुक्त पुलिस कस्टडी में था और पुलिस के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से अपना अपराध स्वीकार करता है, तो ऐसी दशा में क्या वह कन्फेशन रेलेवेंट होगा कि नहीं। तो एक सेक्शन आगे बढ़ जाइएगा, यही पॉइंट आपको पकड़ना है टेक्निकल, कि अगर पुलिस कस्टडी में था और पुलिस से कन्फेशन नहीं किया बल्कि किससे किया है, थर्ड पर्सन से, तो वह कन्फेशन भी विसंगत होगा, क्योंकि कन्फेशन स्वैच्छिक होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए और कन्फेशन पर पुलिस की छाया भी नहीं पड़ना चाहिए। अर्थात जो कार्य प्रत्यक्ष आप नहीं कर सकते उसको अप्रत्यक्ष तरीके से कानून करने नहीं देगा। यानी कि जो कार्य आप डायरेक्ट तरीके से नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट तरीके से भी करने की इजाज़त दी जाएगी कि नहीं, नहीं दी जाएगी। तो ये मामला धारा 25 में न लाइएगा। फिर हम एक बार बता रहे हैं, तीसरी बार गलत यही होता है। पुलिस कस्टडी में था और किसी अन्य व्यक्ति से किया तो धारा 26 में विसंगत, और पुलिस कस्टडी में हो या न हो पुलिस से ही करता है तो कौन सी धारा, 25। लेकिन 26 में एक अपवाद है कि पुलिस अभिरक्षा में होते हुए मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में मजिस्ट्रेट से करता है तो वह कन्फेशन सुसंगत, और उसी को मैं सामान्य भाषा में एक नाम दिया था, जुडिशियल कन्फेशन या न्यायिक संस्वीकृति। लिखी की धारा के तहत जाती है सीआरपीसी 164। लिखने का तरीका किस में है, 281, और गलती का प्रभाव किस में है, 463। कई रट्टा मारिए, ये डिटेल में बताया गया। अब ये नहीं कह सकते कि सर नहीं बताया है तीनों धाराएं। फिर अब अगला कंसेप्ट आइए, धारा 25 को देखा जाए भाई डिटेल में। आखिर पहला तो ये कहना देखना है कि आखिर सेक्शन 25 की रचना क्यों की गई, और इसी पर एक प्राचीन केस पढ़ना है शुरुआती दौर का। तो पहले इंग्लैंड का नियम हम उठाते हैं, अने आपका बेयर एक्ट समाप्त हो गया। मैं बता दूं, बेयर एक्ट तो एक ही लाइन है ना, उसी को आपका केस सहित समझाना है और एक एक शब्दों को भाई पकड़ना है। देखिए भाई, आपका पहला नियम, आखिर 25 धारा 25 की रचना क्यों की गई, ये पहले देखा जाए। जहाँ तक धारा 25 की रचना की बात है, अब पहले इंग्लैंड का थोड़ा बहुत इतिहास देखिए और तब भारत का देखा जाए। इंग्लैंड में पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई संस्वीकृति इरेलेवेंट होती है, अर्थात अगर कोई अभियुक्त अपने द्वारा किए गए अपराध को पुलिस ऑफिसर से स्वीकार करता है तो वह साक्ष्य में पेश की जाती है, और अगर इस आधार पर
दंड मिल गया, यानी कि अभियुक्त को सजा मिल गई, तो पुलिस वालों का प्रमोशन या प्रोन्नति जल्दी हो जाती है। अतः इंग्लैंड में ये देखा गया कि पुलिस वाले अभियुक्त को कन्फेशन पाते हैं, उन्हें सजा दिलवाते हैं प्रमोशन के लालच में कि जल्दी जल्दी क्या मिल जाएगा, प्रमोशन। लेकिन जब स्टीफेन, जो इंग्लैंड का ही था, सर जेम्स फिटजेम्स स्टीफेन, जब भारत के लिए एविडेंस एक्ट का खाका बनाने लगा, तो उसने ये सोचा कि जो इंग्लैंड का नियम है, ये पुलिस वाले अभियुक्त को टार्चर भी करते हैं, और टार्चर इतना कर देते हैं कि कभी काल अभियुक्त मर भी जाता है। अतः भारत में ऐसा नियम न बनाया जाए और इंग्लैंड के नियम के विपरीत नियम बनाया जाए। तो आपका इसलिए स्टीफेन ने पुलिस प्रणाली को वह जानता था, पुलिस कैसे कार्य करती है ये भी जानता था, यानी कि जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा कैसे साबित किया जाए, कैसे फर्जी इनकाउंटर को वास्तविक इनकाउंटर में कन्वर्ट कर दिया जाए, और कैसे पैसा लेकर चार्जशीट दाखिल किया जाए, कैसे पैसा लेकर एफआर लगाया जाए, यानी कि फाइनल रिपोर्ट, या कैसे धन लेकर आपका अभियुक्त को टार्चर किया जाए, ये आपका स्टीफेन जानता था। अतः स्टीफेन ने जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम का निर्माण किया, तो पुलिस से ये कहा कि आप कन्फेशन न कराइए, आप एविडेंस कलेक्ट करने पर विचार करिए, आप संस्वीकृति न कराइए, क्योंकि आप अगर मार पीट कर, धमका कर कन्फेशन करा लिए हैं, तो उस कन्फेशन का न्यायालय में कोई महत्व नहीं होगा। मैं बता दूं, यानी कि आपका स्टीफेन ने इसलिए आपका ये धारा बनाई कि वह जानता था कि पुलिस, अगर ये धारा नहीं रहती तो सोचिए क्या होता। वहीं पुरातन ढंग बताना, केस से बताया जाए, जो यहाँ केस पूछा गया है, ये बिहार और झारखंड कई जगह पूछा गया है, कि आपका पुरातन देकर देगा कि धारा क्यों बनाई गई, 25 धारा क्यों बनाई गई, इसका जो पुरातन नियम है, ओल्ड रूल है, या बनाने के पीछे कारण क्या है, या पुराना ढंग क्या पुलिस का था, ये हमारे न्यायालयों ने बताया है। और ये केस है ट्विन इम्प्रेस बनाम बाबूलाल, रटे रे भाई, केस है इसमें नोट्स में। ट्विन इम्प्रेस बनाम बाबूलाल का केस 1884 का है, अर्थात 1800 आपका 84 का है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। और इसमें जस्टिस महमूद ने कुछ बातें बताई। अब क्या क्या बातें बताई, क्यों धारा 25 की रचना की गई, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, जज का नाम भी अंडरलाइन करिए। क्वीन इम्प्रेस बनाम बाबूलाल का केस है, अंडरलाइन करिए, बिहार में पूछा जा चुका है, झारखंड में भी आ सकता है, यूपी में भी। क्वीन इम्प्रेस बनाम बाबूलाल का केस है। दूसरा, जज का नाम पूछ सकता है, तो जज का नाम क्या है, जस्टिस महमूद। पहले जस्टिस महमूद पर दो चार लाइन देखा जाए। देखिए, अगर ये पूछे कि भारत का प्रथम व्यक्ति वह कौन है जो सर्वप्रथम अंग्रेजों के जमाने में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया, तो वह जस्टिस महमूद ही है। मैं फिर बता दूं, यानी कि जब अंग्रेज हाई कोर्ट की स्थापना किए, तो सर्वप्रथम जिस भारतीय को न्यायाधीश के रूप में हाई कोर्ट में नियुक्त किए थे, वह जस्टिस महमूद ही थे। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है
कि आपका क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का केस जो मृत्युकालिक कथन से संबंधित है, उसमें जस्टिस महमूद ने अल्पमत में निर्णय दिया था, माइनॉरिटी में जजमेंट दिया था और ये कहा था कि जो ये इशारा या संकेत हैं, ये सेक्शन 8 के तहत, धारा 8 के तहत सब्सिक्वेंट कंडक्ट माना जाना चाहिए, यानी कि पश्चातवर्ती आचरण। चूंकि अल्पमत में थे इसलिए इनका निर्णय मान्य नहीं हुआ। और जो सबसे महत्वपूर्ण इनकी बात है वह आपका मुस्लिम विद की बात है, जो आज भी चली आ रही है। आपका इन्होंने निर्णय दिया कि मुस्लिम विवाह शुद्ध रूप से एक कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा है, संस्कार नहीं है। तो जो ये कह के चले गए, आज तक ये उल्टा नहीं गया जस्टिस महमूद। तो 3 एंगल से इनको देखना है। चौथा एंगल एविडेंस में आ जाना है, धारा 25 में क्वीन इम्प्रेस बनाम बाबूलाल के केस में। आखिर धारा 25 की रचना क्यों की गई, पुरातन ढंग पुलिस क्या क्या था वो देखिए भाई। अगर धारा 25 इसलिए रचना की गई कि पुलिस शॉर्टकट तरीका न अपनाए, अभियुक्तों से कन्फेशन न कराए, कन्फेशन पर विश्वास न करे और एविडेंस को कलेक्ट करे। अगर यह धारा नहीं रहती और पुलिस के समझ किया गया संस्वीकृति अगर सुसंगत बना दी जाती तो क्या परिणाम होता। एक दिन मैं बंदर वाला उदाहरण बताया था, वही परिणाम होता। यानी कि पुलिस किसी भी इनोसेंस व्यक्ति को, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को अरेस्ट करती, अरेस्ट करके उसको टार्चर करती, मारती पीटती, धमकी देती, उत्प्रेरणा देती और कहती कि तुम अपने द्वारा किए गए अपराध को क्या कर लो, स्वीकार कर लो, और एविडेंस कलेक्ट नहीं करती और वह कन्फेशन कोर्ट में पेश कर देती कि हजूर इस अभियुक्त ने हमारे यहाँ अपना अपराध क्या कर लिया है, स्वीकार। तो पुलिस ये रास्ता न अपना कर क्या करे भाई, आपका एविडेंस कलेक्ट करे, कन्फेशन न कराए। इसीलिए आपका सेक्शन 25 बनाया गया। अब एक दो उदाहरण अपना भी देखिए। जैसे कि आपका कई उदाहरण आते हैं, आपका इलाहाबाद में भी अंधी लड़कियों के साथ कुछ दिन पहले, यानी कि हो गया 8-10 साल हो गया, दुराचार हुआ था, पूरा आंदोलन कल चला और नेता परेता के लड़के उसमें शामिल थे। तो हाई कोर्ट में जब ये हुआ कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए तो कई लोगों ने विरोध कर दिया। तो विरोधी ज़्यादा थे, पक्षधर कम थे, अतः न्यायालय भी लोड नहीं लिया। अंत में हुआ क्या कि पुलिस पर जब दबाव पड़ा तो 5-6 जो कबाड़ बेचने वाले थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3-4 माह वह जेल में रहे। फिर चार्जशीट भेजी गई, चार्जशीट के साथ कन्फेशन भेजा गया और पुलिस ने ये लिख कर भेजा था कि इन सभी ने आपका पुलिस से अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। जैसे ही कोर्ट में मामला गया, आपका सबको छोड़ दिया गया, क्योंकि जो पुलिस कन्फेशन कराई थी जैसे ही पेश किया गया तो न्यायालय ने कहा कि सेक्शन 25 के तहत ये सब बातें तो अभियुक्त के विरुद्ध प्रूफ ही नहीं की जाएगी, ये तो विसंगत है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या आपके पास और कोई एविडेंस है? तो पुलिस ने हाथ खड़ा कर दिया और सबको बाइज्जत क्या किया गया, छोड़ा गया। इसी प्रकार अभी मामला आया है, इसमें भी बच जाएंगे। जैसे कि आपका 5 लोगों की हत्या की गई, जला दिया गया था प्रयागराज में। पुलिस ने आपका बिहार बॉर्डर से यूपी के कुछ लोगों को पकड़ा, 3 लोगों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने कहा कि भाग रहे थे और पकड़ने के लिए हमने क्या मार दी, पैर में गोली। आपका सौभाग्य उनका था कि सिर में गोली नहीं लगी।
क्योंकि आपका यूपी पुलिस आपका पैर से ज़्यादा किस पर विश्वास करती है, सीने पर या सिर पर गोली मारने में। फिर बेचारे मने रो रहे थे, उसके घर वाले भी थे, गरीब लोग थे। और वही कहानी होगी कि पुलिस एसपी साहब आएंगे, 56 इंची सीना दिखाए कि अभियुक्तों ने अपना अपराध पूर्ण रूप से क्या किया, स्वीकार। तो कम से कम पुलिस को ये ध्यान में रखना चाहिए कि धारा 25 के तहत ये जो मीडियाबाजी हम कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और ये साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध साबित ही नहीं की जाएगी, तो पुलिस को चाहिए कि एविडेंस कलेक्ट करे, कन्फेशन न कराए। अब आइए आपका एफआईआर इसी पर देख लिया जाए, तब आगे इसमें बढ़ा जाए। एक अभियुक्त है, वह मर्डर किया है, खुद जाता है थाने में और खुद जाकर अपने ही खिलाफ एफआईआर लिखवाता है कि मैंने ही हत्या की। अब समस्या ये आई कि भाई किसके समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लिया, पुलिस। तो पुलिस के समक्ष चाहे स्वेच्छा से करे और चाहे पुलिस क्या करवा के करे, दबाव, तो क्या वह एफआईआर अभियुक्त के खिलाफ कन्फेशन के रूप में प्रयुक्त होगा कि नहीं? नहीं। यानी कि वह एफआईआर कन्फेशन माना जाएगा अगर अभियुक्त ने अपने द्वारा किए गए अपराध को क्या किया है, स्वीकार। और कन्फेशन माना जाएगा तो धारा 25 में आएगा, चाहे अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में हो या न हो, अगर पुलिस से अपना अपराध स्वीकार करता है, चाहे स्वेच्छा से करे या जोर जबरदस्ती से, तो क्या ये कन्फेशन अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत माना जाएगा कि नहीं? नहीं। हाँ, ये है कि उसके आचरण के रूप में दिखाया जा सकता है कि धारा 8 में पश्चातवर्ती आचरण, का जो अपराध किया था उसका कंडक्ट ये है कि वो खुद चलकर कहाँ आया, थाने में। एडमिशन के रूप में भी दिखाया जा सकता है, लेकिन आपका एडमिशन के रूप में कि हजूर ये किसी तथ्य को स्वीकार किया है, ये देखिए, लेकिन अगर वह एडमिशन किस में कन्वर्ट हो जाए, कन्फेशन में, तब तो भाई आपका वह अभियुक्त के विरुद्ध क्या साक्ष्य में साबित किया जाएगा कि नहीं? नहीं। तो फिर एफआईआर पर फिर एक बार हम बता रहे हैं, अगर अभियुक्त स्वयं अपने विरुद्ध थाने में जाकर एफआईआर कराता है, अपना अपराध एफआईआर के तहत एक्सेप्ट करता है, तो क्या वह एफआईआर में जो संस्वीकृति किया है वह उसके विरुद्ध साबित की जाएगी कि नहीं की जाएगी? क्या धारा 25 अप्लाई होगी कि नहीं होगी? भाई इसमें कोई शक नहीं है। और वह एफआईआर साक्ष्य में क्या होगी, अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जाएगी कि नहीं की जाएगी? नहीं, क्योंकि वह पुलिस से अपना अपराध क्या करता है, स्वीकार। अब अगला पॉइंट आइए, आखिर पुलिस ऑफिसर कौन है? अब समस्या ये आएगी, पुलिस ऑफिसर कौन माना जाएगा, ये समस्या भाई। तो पुलिस अफसर वह व्यक्ति होगा जिसे पुलिस की शक्तियां प्राप्त हैं। अब पुलिस की जो मुख्य शक्ति होती हैं वह इन्वेस्टिगेशन की होती हैं, साक्ष्य एकत्र करने की होती हैं। और आपका तो यानी कि जो व्यक्ति चाहे किसी भी वेश में हो, चाहे कोई भी ड्रेस पहनता हो, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, अगर वह पुलिस की शक्तियों को रखता है तो उसे पुलिस अफसर कहा जाएगा। सामान्यतः जो पुलिस अधिनियम 1861 है उसमें पुलिस की भर्ती की जाती है, और सेक्शन बताइए तो 1 की 2 की 3 की 4, 2, कौन से सेक्शन में?
तो पुलिस बल में भर्ती किस सेक्शन में, और जो सबऑर्डिनेट रैंक के पुलिस अधिकारी हैं उनकी सेवा और शर्तों के बारे में राज्य सरकार नियम बना सकती है। वह भी धारा 2 में ही है कि धारा में 2 में। तो पहला लाइन कि सामान्यतः जो व्यक्ति सेक्शन 2 पुलिस एक्ट के तहत पुलिस में भर्ती होते हैं उन्हें पुलिस अधिकारी माना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी अन्य लोग पुलिस अधिकारी की कैटेगरी में आ सकते हैं, लेकिन कब, जब उन्हें पुलिस का क्या दिया गया हो, पावर। ये याद रखिए। अब यहाँ जो समस्या एक आती है वह आपका आरपीएफ की आती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की आती है। अब एक अभियुक्त था, वह आरपीएफ के जवान के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया था। अब समस्या ये आई कि क्या ये कन्फेशन आपका सुसंगत होगा कि विसंगत होगा। तो अभियोजन ने ये दर्शाया कि हजूर जो रेलवे सुरक्षा बल का सदस्य हैं वह पुलिस अफसर नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो मुख्य पुलिस की शक्ति इन्वेस्टिगेशन की होती है उसे प्राप्त नहीं है, क्योंकि उसका कार्य केवल और केवल रेलवे की क्या करना है, सुरक्षा। यानी कि जो अग्निवीर हैं या जो अग्निपथ पर चल रहे हैं, अगर ये ट्रेन जला देते हैं, रेलवे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का कर्तव्य है कि रेलवे को इन लोगों से क्या करे, सुरक्षित करे। ये मैं बता दूं। और इतना आपका कोचिंग वाले पकड़ लिए गए, तमाम छापा वापा पड़ गया, तो सरकार के पास ईडी है, सीबीआई है, एनआईए है, आपका कब काम आएंगी। तो जो बदमाशी करे क्या करे। और बाबा के पास क्या है यूपी में, तो बताना क्या भाई, बुलडोजर। भाई बुलडोजर है ही। जब कोई बदमाशी करे क्या भय दिखा दिया जाए। वैसे भी 90% लोगों के मकान शीशे के हैं, यानी कि अवैध हैं। अब बाबा जब चाहे क्या करेंगे। तो भाई सामान्य आदमी का नहीं, जब बवाल ववाल होता है या जो विपक्षी हैं आपका ज़्यादा उसी का तोड़ा जाता है। भाजपा के किस नेता का मकान तोड़ दिया गया, आप बता दीजिए भाई, किस नेता का तोड़ा गया, किसी का नहीं। हमारा आपका भले टूट जाए। तो ये है कि भाई आपका ये सही बात है कि दुर्भावनावश कार्रवाई होती हैं, लेकिन वही है कि सरकार कानून भी है कि नोटिस देकर क्या करिए, जवाब ना आए तो तोड़ दीजिए। तो अलग बात है। आगे देखिए आपका, इसमें जो आरपीएफ वाला इंटरव्यू में सीबीआई एपीओ में भी पूछा गया है, केस याद रखिएगा, बालकृष्ण नाम, महाराष्ट्र राज्य। देखिए पहला बाबूलाल का हम बताए थे, जिसमें पुरातन ढंग बताया गया, किस जज ने बताया था, महमूद। और दूसरा केस हम कौन सा बता रहे हैं, बहुत पूछा गया है, बालकृष्ण, अंडरलाइन करिए, कई बार आ चुका है ये, एक बार नहीं। ये सब गलतियां क्षम्य नहीं है, मैं बता दूं। बालकृष्ण बनाम आपका राज्य का केस है। इसमें बताया गया कि जो रेलवे सुरक्षा बल का सदस्य हैं वह पुलिस अफसर नहीं है, अर्थात रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य के समक्ष अगर कोई व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार करता है तो ऐसी दशा में वह संस्कृति क्या होगी, विसंगत, यानी कि अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग की जाएगी कि नहीं, नहीं नहीं की जाएगी। भाई उल्टा हो गया थोड़ा। फिर एक बार देखिए इसको, भाई गलती हो गई, उसको शब्द वापस लिया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल का सदस्य पुलिस अफसर की कैटेगरी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो पुलिस का मुख्य आपका शक्ति है इन्वेस्टिगेशन करने की, वह उसे नहीं प्राप्त है। तो उसे प्राप्त क्या है हक, तो रेलवे की क्या करना, सुरक्षा, एफआईआर नहीं कर सकता इत्यादि। तो इसलिए हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपका उसे पुलिस अफसर नहीं माना,
और उसके समझ की गई संस्वीकृति को सुसंगत माना। भाई सुसंगत होगी क्योंकि ये पुलिस की कैटेगरी से कहाँ चला गया, बाहर। तो 25 लागू होगी कि अब नहीं होगी, नहीं होगी। अगला आइए मुखबिर आ जाइए, डगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ये जब आप पढ़ेंगे डगडू, ड आधा ग डू, डगडू का केस भी आ चुका है। वैसे ये केस आपका एक कॉम्प्लेक्स पर आता है, सह अपराधी पर ज्यादा पूछा जाता है। ड आधा ग डू, देखिए लिख दे रहे हैं भाई। डगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य के केस में ये कहा गया कि अगर पुलिस ने मुखबिर लगा दिया है, ध्यान समझिए, यानी कि पुलिस ने क्या लगा दिया है, जासूस, और उस जासूस के समक्ष कोई अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, तो क्या ये जो कन्फेशन है ये आपका रिलेवेंट होगा कि नहीं होगा, यानी कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध साबित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। यानी कि आपका कह सकते हैं कि मुखबिर के समक्ष की गई संस्कृति भी क्या होगी, विसंगत। यहाँ तक नियम है। अगला ये आपका कह सकते हैं, एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि धारा 25 में कब कन्फेशन विसंगत होगा, अभियुक्त बनने के पूर्व किया हो, अभियुक्त बनने के बाद किया हो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो न्यायालयों ने काफी उदार निर्वचन किया है, और कोई व्यक्ति चाहे अभियुक्त बनने के पहले अपराध स्वीकार किया हो या अभियुक्त बनने के बाद, दोनों कंडीशनों में वह कन्फेशन इरेलेवेंट होगा या अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकेगा। इसको समाप्ति कर दिया जाए। ये आपका दो केस आए लिखे गए हैं, करतार सिंह का केस पहला है और दूसरा है आपका महेश चंद मेहता का, दो केस हैं जिसमें ये कहा गया। अब एक दो आपका और पॉइंट इसमें बचा है, वह आपका पत्र बचा है। पत्र वाला भी आपका पूछा गया है। फिर एक बार याद रखिए भाई, केस याद रखिए, सीताराम बनाम राज्य, आपका सीताराम बनाम राज्य का केस है। ये भी समस्या आपकी पूछी गई है। देखिए कैसे पूछा गया है। ए एक अभियुक्त है, बी की हत्या करता है और बी की हत्या करने के बाद एक लेटर लिखता है और बी की लाश के पास वह लेटर छोड़कर फरार हो जाता है। पुलिस जाती है, लाश भी बरामद करती है, लेटर भी बरामद करती है। तो क्या यह जो लेटर है और लेटर में कही गई जो बातें हैं, क्या ये अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत होगी कि नहीं? तो सीताराम के केस में कहा गया कि सुसंगत होगी, रेलेवेंट होगी। अर्थात अगर कोई अभियुक्त अपराध करता है, फिर लेटर लिखता है, लाश के पास लेटर छोड़ देता है और उस लेटर में अपने द्वारा किए गए अपराध को क्या करता है, स्वीकार करता है, तो बताइए ये कन्फेशन या जो लेटर की बातें हैं अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जा सकेंगे कि नहीं की जा सकेंगे? अंतिम पॉइंट आ जाए, समाप्ति इसको किया जाए भाई। 3-4 केस जरूर याद रखिएगा। अंतिम पॉइंट आपका ये है कि अगर विधायिका चाहें, फिर एक बार देखिए, अगर विधायिका चाहें तो इस धारा का एक्सेप्शन सृजित कर सकती हैं, यानी कि धारा 25 का अपवाद बना सकती है। आपका जो टाडा कानून था, मीसा कानून था, जो टाडा कानून था,
उसमें इसका अपवाद था। अगर कोई अभियुक्त डीवाईएसपी या उसके ऊपर के अधिकारियों से अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करता है तो वह अभियुक्त के विरुद्ध वह कन्फेशन रेलेवेंट होगा। ये प्रावधान था। अब समाप्त हो गया कानून, वो अलग बात है। अभी आपका लास्ट लाइन गुजरात का उदाहरण बताना है। गुजरात की विधानसभा ने आपका एक विधेयक पास किया जिसमें कि आपका ये प्रावधान था कि अगर पुलिस अफसर है और डीवाईएसपी या उसके ऊपर का है और अगर इनके समक्ष कोई अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करता है तो ये कन्फेशन रेलेवेंट माना जाएगा। अब आप लोग सोचिए थोड़ा दिमाग लगाकर, अगर ऐसा नियम बन जाए तो पुलिस क्या करेगी? अभियुक्त को कूट देगी और कूट कर क्या करेगी? उससे अपना अपराध स्वीकार और कोर्ट में पेश करेगी कि ये तो अपना अपराध क्या कर लिया है स्वीकार। काफ़ी हो हल्ला मचा तो राज्यपाल ने अनुमति देने से इनकार कर दिया और अनुच्छेद 200 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया और राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी। भले भाजपा की सरकार हो लेकिन राष्ट्रपति ने अनुमति देने से क्या कर दिया? डिनाई, अनुमति नहीं दी। यानी कि क्यों ऐसा नहीं किया गया? क्योंकि आज भी भारत में पुलिस पर विश्वास नहीं किया जाता, क्योंकि टार्चर करके वह किसी भी व्यक्ति से कोई भी कथन क्या कर सकती हैं? करवा सकते हैं। लास्ट में आईपीसी के 3 धाराएं पढ़िएगा, 330, 331 और 348। कम से कम आईपीसी की 3 धाराएं कवर करिएगा। हम बता रहे हैं 330, इसके बाद कौन? 331, इसके बाद एक एक लाइन जानना है। अगर पुलिस किसी अभियुक्त से कन्फेशन पाने के लिए हर्ट या साधारण चोट या उपहति पहुंचाती है तो ऐसा पुलिस वाला आईपीसी की धारा 330 के तहत दंड का भागी होगा और दंड है 7 वर्ष तक का कारावास। अगर ऐसा पुलिस वाला घोर उपहत पहुंचाता है, अभियुक्त को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है तो ऐसा पुलिस वाला दंड का भागी होगा। दंड की मात्रा 10 साल है। यानी कि किस धारा में? 331 पूछा जाता है। और अगर कन्फेशन पाने के लिए रांगफुल रिस्ट्रेंट करते हैं, यानी कि सदोष परिरोध करते हैं, गलत तरीके से बंदी बना लेते हैं, मिथ्या कारावास कर लेते हैं या आपका स्वतंत्रता पर पूरी तरह क्या लगा देते हैं? प्रतिबंध, तो ऐसी दशा में भी पुलिस वाले दंड के भागी होंगे। लेकिन सेक्शन आईपीसी का चेंज होगा। संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए सदोष परिरोध किया जाता है तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? 348। तो 3 धाराएं इधर आईपीसी की याद रखना है, 330, 331 और कौन सा? 348। तो इस प्रकार आपका बहुत कहानी तो नहीं बताई गई क्योंकि बहुत लंबा चल जाएगा। अब कहानियाँ तो बहुत है पुलिस पर, अब क्या क्या बताया जाए, इसलिए इसको क्या किया जाए, सेक्शन को समाप्त। धारा 26 भी भाई 5 मिनट और तब ब्रेक दिया जाए, 26 निपटा दिया जाए 5 मिनट में, ताकि कल से नई धारा शुरू हो। 5 मिनट और तब ब्रेक दिया जाए। धारा 26 इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो कार्य डायरेक्ट नहीं किया जा सकता उसे इनडायरेक्ट भी नहीं किया जा सकता। यानी कि जो कार्य प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष भी नहीं किया जा सकता। यानी कि धारा 26 इस सिद्धांत पर आधारित है कि
आपका संस्वीकृति पर पुलिस की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। धारा 26 तब लागू होगी जब अपराध का अभियुक्त व्यक्ति पुलिस कस्टडी में हो, पुलिस अभिरक्षा में हो और पुलिस अभिरक्षा में होते हुए पुलिस से कन्फेशन नहीं किया बल्कि किससे किया है, अन्य व्यक्ति। अब अन्य व्यक्ति को दो भागों में बांट लीजिएगा। एक मजिस्ट्रेट से किया है वो भी अन्य व्यक्ति, और दूसरा मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य लोगों से। तो अन्य व्यक्ति को कितने भागों में बांटना है, दो। एक अन्य व्यक्ति में कौन आ जाएगा, एक खंड में मजिस्ट्रेट रखिएगा और दूसरे खंड में क्या रखेंगे, मजिस्ट्रेट के अलावा जितने भी व्यक्ति आ जाते हैं। तो 4-5 आइए देखिए। एक अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में था, लॉकअप में बंद किया गया और सह कैदी से, यानी कि जो और भी कैदी लॉकअप में बंद थे, उसी से अपना अपराध स्वीकार कर लिया। तो बताइए ये संस्कृति धारा 25 में आएगी कि 26 में, 26 में? क्यों? क्योंकि पुलिस अभिरक्षा में होते हुए, पुलिस से नहीं, पुलिस से करेगा तो 25 बना, चाहे अभिरक्षा में हो या ना हो। पुलिस अभिरक्षा में होते हुए किससे किया है, अन्य व्यक्ति। इसके बाद आपका क्लर्क से कर दिया, कंडक्टर से कर दिया, चाय वाले से कर दिया, फिर आपका डॉक्टर से कर दिया, लेकिन किस अभिरक्षा में था, पुलिस। तो ये धारा 26 में क्या, देखिए वाक्य देख विसंगत है कि साबित। धारा 26 में क्या होगा, अभियुक्त के विरुद्ध विसंगत, रेलेवेंट। देखिए बेरक भाई एक बार, साबित नहीं किया जाएगा, मारिएगा पहले। 25 में भी वही निकला और 26 में भी क्या निकला, वही, साबित नहीं किया। लेकिन लेकिन लगाना है। एक उदाहरण यहाँ देखना है, जैसे कि पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त था, पुलिस वाले 10-20 मीटर दूरी पर खड़े थे, अभियुक्त चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। तब तक चाय वाले ने पूछा कि क्यों हथकड़ी लगी है, तुम्हारे साथ पुलिस वाले क्यों हैं? तो अभियुक्त ने सारी कहानी चाय वाले से बता दिया। अब मोदी जी से नहीं बताया, ये नहीं कि चाय वाला, क्योंकि चाय वाले मोदी जी भी हैं, तो ये न कह दीजिएगा कि जाकर किससे बता दिया, मोदी जी से बता दिया। तो चाय वाले से बताया। अब चाय वाले को कोर्ट में बुलाया गया। हुआ कि कैसे तुम जानते हो कि इन्होंने तुमसे संस्कृति की? तो बताया कि पुलिस खड़ी थी। तो पुलिस खड़ी थी, अब इसका मतलब कोर्ट ने ये निकाला कि अगर कुछ दूरी पर पुलिस खड़ी है और अभियुक्त किसी अन्य से कन्फेशन करता है, तब भी धारा 26 में वह संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। ये माना जाएगा कि वह पुलिस कस्टडी में था, भले पुलिस थोड़ा क्या हुई है, दूर खड़ी है। अब बस में ही मान लीजिए आगे अभियुक्त बैठा है, पीछे पुलिस वाले बैठ गए, तो और अभियुक्त किससे अपना अपराध स्वीकार कर लिया, कंडक्टर से। तो धारा 26 के तहत विसंगत होगी। अब ये नहीं कहा जाएगा कि पुलिस वाले तो सर एकदम पिछली सीट पर बैठे थे। मैं फिर बता दूं, अगला नियम आइए, एक नियम और बचा है, लेकिन 26 में एक एक्सेप्शन भी है। यहीं से जुडिशियल कन्फेशन भी निकलता है, याद करिए रहेगा। और स्पष्ट निचली लाइन बताती है कि अगर अभियुक्त पुलिस कस्टडी में था और पुलिस कस्टडी में होते हुए आपका मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में किससे कन्फेशन करता है, पुलिस से करता है कि मजिस्ट्रेट से, तो वह कन्फेशन क्या होगा, साबित किया जा सकेगा किसके विरुद्ध, अभियुक्त के। और इसी को एक लाइन में जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। अब देखिए कैसे मॉडल बना है, बहुत अच्छा। अब एक एक मॉडल आपका देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ भाई, मॉडल बहुत अच्छा मॉडल बना है। ये एक अभियुक्त है, कब मामला 26 में आपका आएगा। अब देखिए क्या क्या,
ए पुलिस अभिरक्षा में न होते हुए मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में कन्फेशन करता है। तो पहला पॉइंट ये आया कि अगर अभियुक्त पुलिस कस्टडी में नहीं है और जाकर मजिस्ट्रेट से अपना अपराध स्वीकार करता है तो 26 अप्लाई नहीं होगी। दूसरा, आपका पुलिस अभिरक्षा में है और आपका दे देगा पुलिस से कन्फेशन करता है तब भी लागू नहीं होगी। धारा भाई पकड़ते रहिए। पुलिस अभिरक्षा में न होते हुए मजिस्ट्रेट से करता है कन्फेशन, कोई मतलब नहीं है। आगे देखो, वो विचारण में भले काम करे। पुलिस अभिरक्षा में होते हुए किससे कर दिया? पुलिस से, तब कौन सी धारा? 25। पुलिस अभिरक्षा में न होते हुए पुलिस से करता है तब कौन? 25। और पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अन्य से करता है तब कौन सी? और पुलिस अभिरक्षा में होते हुए मजिस्ट्रेट से करता है तब कौन सी धारा? तो इसमें कौन सी संस्कृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जा सकेगी? तो पुलिस अभिरक्षा में होते हुए किससे किया है? मजिस्ट्रेट से किया है और मजिस्ट्रेट की साक्षात, भाई साक्षात उपस्थिति मतलब बताया गया मजिस्ट्रेट का भिन्न कमरे में होना कि उसी, और 2 केस भी इस पर बताए गए थे। यहाँ थोड़ा भरमाव क्वेश्चन बनता है और सतर्क रहना है। अगर अभियुक्त पुलिस कस्टडी में नहीं था, लास्ट लाइन, और मजिस्ट्रेट से कन्फेशन किया हो तो धारा 26 अप्लाई नहीं होगी। जुडिशियल कन्फेशन के लिए आवश्यक है कि अभियुक्त कस्टडी में हो, कस्टडी से लाया गया हो, कहाँ? न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ, और न्यायिक मजिस्ट्रेट आपका 164 में सब चेतावनी देने के बाद उससे क्या कराए हो? संस्वीकृति। तो भाई जब हम न्यायिक संस्कृति बता रहे थे, जुडिशियल कन्फेशन, उस समय हमने पूरा चीज़ें बताई थी। अब दोबारा 26 को बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सिद्धांत पूछ सकता है कि जो काम प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकता वह अप्रत्यक्ष रूप से भी, यानी कि अगर पुलिस से कन्फेशन आपका विसंगत है तो पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से किया गया कन्फेशन भी क्या होगा? विसंगत। भाई कोई समस्या हो तो बताइए। 26 भी निपट गई और 26 से हम उठाकर बता चुके हैं 164 CRPC, 281 और 463 प्रकार में डिटेल में बताया गया, ताकि कल आपका 27 शुरू हो जाए, थोड़ा स्पीड भी अब बढ़ा जाए। तो रेस्ट ले लीजिए भाई, लिखवाया जाएगा IPC में, आज तक लिखवाया जाएगा, लेक्चर कल से चलेगा। 3 क्वेश्चन आज भी लिखवाते हैं, 3 से 4। तो अभी IPC 15 मिनट